बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। नाजरीन, आज हम बात करेंगे सियासत पर, लेकिन उससे पहले जो आलमी मंजरनामा बना है उस पर बात करेंगे। साल 2025 में हुआ क्या? कुर्सी इक़्तिदार संभालते ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगों के ख़ात्मे और जो माशी सफारतकारी का बयानिया अपनाया, 8 जंगों के ख़ात्मे का क्रेडिट लिया, ख़ुद को अमन के नोबल इनाम के लिए मौजू करार दिया, मगर जो ही 2026 का सूरज तुलू हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने अमन के क़याम के दावों की जगह पूरी दुनिया पर जंग के ख़तरात जो है वो अब मंडलाने लगे हैं। इस जंग का आगाज़ खुद ट्रंप ने किया है। इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के साथ चीन, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूरोपीय यूनियन अमरीकी इक़दामात पर सवालात उठा रहे हैं। नाज़रीन, वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद बैनुल-अक़वामी सतह पर शदीद बहस छिड़ चुकी है। इस वाक़ये ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन, रियासती खुदमुख्तारी और ताकत के इस्तेमाल से मुतल्लिक कई सवालात को भी जन्म दिया है। सवाल यह है कि अमेरिका ने वेनेज़ुएला पर हमला क्यों किया? हमले का तरीकाकार क्या था? सवाल यह है कि वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो कहाँ हैं? उनके साथ आगे क्या होगा? इस हमले के आलमी सतह पर क्या असरात होंगे? क्या अमेरिका की जानिब से किसी भी मुल्क के सरबराह को गिरफ्तार करने का ये पहला वाक़या है? वेनेज़ुएला के सदर की गिरफ्तारी पर अक़वाम आलम क्या सोच रहे हैं? नाजरीन, आज इन्हीं सवालात के जवाबात आपके सामने रखते हैं। अपने दूसरे सदारती दौर के आगाज़ से ही सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेज़ुएला और इसके रहनुमा निकोलस मादुरो पर दबाव बढ़ा दिया। इब्तदा में अमरीकी इंतज़ामिया ने सदर मादुरो की गिरफ्तारी में मदद देने वाली मालूमात पर इनाम की रकम दोगुनी कर दी, जो अमरीकी पॉलिसी में एक नुमाया इजाफा था। सितंबर में अमरीकी अफवाज ने इन जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू किया, जिन पर इल्ज़ाम था कि वो जनूबी अमरीका से मंशियात अमरीका लेकर जाते थे। इसके बाद से कैरेबियन और बहरुल कायल में 30 से ज़ायद कार्रवाइयाँ की गईं, जिनमें 110 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। ट्रंप ने वेनेज़ुएला को अमरीका में पनाह लेने वाले लाखों जो वेनेज़ुएलियन मुहाजिरीन थे उनका ज़िम्मेदार ठहराया। बगैर किसी सबूत के उन्होंने सदर मादुरो पर इल्ज़ाम लगाया कि वो जेलों को और पागलखानों को खाली करके कैदियों को अमरीका की तरफ धकेल रहे हैं। अमरीकी सदर का यह भी दावा है कि वेनेज़ुएला की हुकूमत तेल की आमदनी को मंशियात से मुतल्लिक जराइम में इस्तेमाल कर रही है और सदर मादुरो खुद एक कार्टेल लीडर हैं। अपने पहले दौर इक़्तिदार में साल 2019 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेज़ुएला की तेल की सनत पर पाबंदियां आयद की। BBC के मुताबिक इन पाबंदियों से खाम तेल की बरामदात घटकर तकरीबन 4,95,000 बैरल यौमिया रह गई थी। अगरचे 6 साल बाद भी ये पाबंदियाँ जो कि तू बरकरार रहीं, लेकिन इस दौरानिए में वेनेज़ुएला की तेल की जो फ़रोख्त है उसमें ड्रामाई तौर पर यह बढ़कर तकरीबन 10 लाख बैरल यौमिया तक पहुँच गई। अगरचे तेल की फ़रोख्त की ये मकदार इस मुल्क के लिए अब भी बहुत कम है, जो 1998 में शावेज़ के इक़्तिदार में उससे कबल लगभग 30 लाख बैरल यौमिया पैदा करता था। लेकिन पाबंदियों के बावजूद इतनी मकदार में तेल फ़रोख्त करना ये ज़ाहिर करता है कि गुज़श्ता 6 साल से आयद अमरीकी पाबंदियाँ वो नताइज नहीं दे पा रही थी जिनसे जो तवक्को लगा के अमेरिका बैठा हुआ था। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये भी एक वजह है कि ट्रंप ने इस बार वेनेज़ुएला पर बराह रास्त हमला कर दिया और ये पहला मौका नहीं है कि अमेरिका ने किसी भी सरबराह मुमलिकत को गिरफ्तार किया हो। इससे कबल 1979 में अमरीकी अफवाज ने पनामा पर हमला करके साबिक फौजी हुक्मरान मैनुअल नोरेगा को गिरफ्तार किया। नोरेगा एक वक्त में अमरीका के करीबी इत्तेहादी समझे जाते थे, ताहम बाद में उन पर मंशियात के कारोबार में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात आयद किए गए। दिसंबर 2003 में अमरीकी अफवाज ने इराक के सदर सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी अमरीका की क़यादत में इराक पर हमले के तकरीबन 9 माह बाद अमल में लाई गई। लातीनी अमरीकी मुल्क होंडुरास के साबिक जो सदर थे जुआन ओरलैंडो, उनको 2022 में मंशियात और बदगुमानी के इल्ज़ामात में अमरीका मुंतकिल किया गया। अब सवाल यह है कि वेनेज़ुएला के सदर की गिरफ्तारी किस तरह से अमल में लाई गई। अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेन जो हैं, उन्होंने वेनेज़ुएला में किए गए जो अमरीकी फ़ौजी ऑपरेशन है उसकी तफसीलात जारी कर दी हैं। अमरीकी फ़ौजी सरबराह के मुताबिक इस ऑपरेशन की तैयारी कई माह से जारी थी। इसमें दहाइयों के अस्करी तजर्बे से फ़ायदा उठाया गया। ज़मीनी, फ़िज़ाई और बहरी अफवाज ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई की, जबकि CIA, NSA, NGA और दीगर जो इंटेलिजेंस अदारे हैं उन्होंने भरपूर ताउन फराहम किया। जनरल डेन ने यह भी बताया कि ऑपरेशन में 150 से ज़ायद तैयारों ने हिस्सा लिया, जिन्हें 20 मुख्तलिफ ज़मीनी और बहरी अड्डों से रवाना किया गया। फ़िज़ाई बेड़े में F-22, F-35, F-18, F-E-18, E-2, B-1 बम्बार और दीगर जो स्पोर्ट तैयारे शामिल थे। ये सब कुछ हुआ
और यही सब कुछ नहीं हुआ, जो वेनेजुएला के सदर हैं और उनकी जो बेगम है उनको किस तरह से घसीट कर बेडरूम से निकाला गया, किस तरह से उन्हें न्यूयॉर्क पहुंचाया गया, और अब उनके खिलाफ जो है मुकदमात किस तरह से चलेंगे, इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के जनाब डॉक्टर कमर चीमा साहब, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने शो के लिए वक्त दिया। ये ट्रंप साहब तो 2025 में जंगों के खात्मे का क्रेडिट ले रहे थे, और फिर 2026 की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहली जो जंग है वो खुद ही ये छेड़ दी, ये वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी और जिस तरह से उनको ले जाया गया, और ख़ुद वहाँ पर उनकी मुखालफत में आवाज़ें उठ रही हैं। ये सब हुआ क्या, मंजरनामा क्या है ये? बहुत शुक्रिया। देखिए उड़ाई साहब, बात ये है कि ट्रम्प ने का जो नारा था इलेक्शन में था वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और ट्रम्प साहब ये समझते हैं कि उनके पास टोटल 4 साल थे, 3 साल रह गए हैं। 1 सालों में जो रेडिकल स्टेप्स वो ले सकते थे उन्होंने लिए हैं। जो आप बात कर रहे हैं उसमें देखें, ट्रम्प साहब की जो स्ट्रैटेजी थी उसमें ये है कि हमने जो मॉनरे डॉक्ट्रिन है, यानी कि जो हमारा बैकयार्ड है, मॉनरे डॉक्ट्रिन को एक्टिव करवाना है। उसमें ये था कि माजी में जब ये डॉक्ट्रिन आई थी तब तो ये था जी यूरोप जो है वो अमेरिका के मसलों में इंटरफेयर नहीं करेगा, अमेरिका के मसलों में इंटरफेयर नहीं करेगा और अमेरिका उधर नहीं जाएगा। अब वो ये कह रहे हैं कि चाइना और रशिया की बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन हो चुकी है वहाँ पे। बेसिकली प्रिटेक्स्ट ये है, लेकिन मुझे लगता है कि सिचुएशन ऐसी नहीं है। सिचुएशन ये है कि आपको याद होगा कि जब ट्रम्प साहब पहली दफ़ा वज़ीरे प्रेसिडेंट बने थे 2017 में, तो उस वक्त भी एक्सन मोबाइल के जो हेड थे रेक्स टिलरसन, जिनका ऑयल लॉबी से कॉन्टैक्ट थे, उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया। अभी भी कहा जा रहा है कि बड़ी ऑयल लॉबी जो है वो इनके पीछे है, जो समझते हैं कि क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स इनके पास हैं, वेनेजुएला के पास हैं, और ऑयल जो नेशनलाइजेशन है वो हुगो चावेज जो कि पहले लीडर थे मोदरो से पहले वेनेजुएला के, उन्होंने ये प्रोसेस शुरू किया था। तो अमेरिका की कभी भी इनसे बनी नहीं है। तो वो समझते हैं कि इतने ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स होने के बाद ये मुल्क जो है हमारी बात नहीं मान रहा और हमारे साथ चल नहीं रहा। तो ये बेसिकली, और आपको ये भी पता है कि ट्रम्प साहब जब पावर में आए तो उन्होंने कहा जी कि हमें तो मज़ीद ड्रिलिंग करने की ज़रूरत है, और ये जो रीन्यूएबल एनर्जी है इस पे कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आपको पता है कि जब जो प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर जो थे, उन्होंने भी इराक पे जो हमला किया था, तो उस वक्त भी बात ये गई थी कि गए तो वो स्मोकिंग गन्स, वो समझते थे कि जी सद्दाम के पास जो है वो केमिकल वेपन्स हैं, लेकिन असल में गए वो ऑयल के लिए वहाँ पे, तो उसके पीछे भी ऑयल लॉबी थी। जो गुफ्तगू से तासुर तो मैं ये ले रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे और हर जगह सवाल ये है, यानी कुछ अमेरिका के हामी ये कहते हैं कि भाई ये सारी बात तो है जो अमेरिका ने खुद भी दलाइल दी हैं कि ये मंशियात के जो इल्ज़ामात हैं कि वहाँ से मंशियात आ रहे हैं। फिर एक जगह पे उन्होंने रिमार्क्स दिए कि भी इन्होंने अपने पागल इधर धकेल देते हैं, यहाँ भेज देते हैं। बात यह है कि दुनिया कह रही है मईशत की जंग है, तेल की जंग है। तो मैं आपकी गुफ्तगू से भी तासुर यही ले रहा हूँ कि बात यही है कि कहा कुछ जाता है, अंदर मकसद कुछ है। देखिए वो तो उन्होंने खुद कह दिया कल अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने तमाम लीडरशिप के साथ, उन्होंने कहा जी कि हमारी ऑयल कंपनीज वहां जाएंगी और काम करेंगी और वो पैसा वेनेजुएला में लगेगा और अमेरिकन कंपनीज आएंगी। तो ये सारी की सारी ये ऑयल नेशनलाइजेशन के बाद ये मसले बने थे। और ये जो नार्को टेररिज्म की बात की जा रही है, देखिए वो यहाँ पे नहीं है, वो कोलंबिया और मुल्क हैं जहाँ से ज्यादा ड्रग्स वगैरह आती थी। इसका मसला सिर्फ ऑयल था, और मुझे नहीं लगता कि किसी और मुल्क पे वो हमला करेंगे जस्ट बिकॉज के वहां से ड्रग्स आ रही हैं एंड ऑल दैट। बाकी वो देखें आप, फॉर एग्जांपल ट्रम्प साहब ने जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने पहले ऑर्डर्स में से एक ऑर्डर ये किया कि जी जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है ना वो गल्फ ऑफ अमेरिका होगी। फिर उन्होंने, आपको पता कि ग्रीनलैंड जो है उसको ये कह दिया ये तो हमारे पास होना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। भी रिसेंटली उन्होंने अपना एनवॉय भी स्पेशल ग्रीनलैंड के लिए अपॉइंट कर दिया। फिर उन्होंने कनाडा को कह दिया ये 51st स्टेट होगी। फिर वो मतलब आप देखें कि वो हर कुछ अरसे बाद वो कुछ ऐसा कर रहे हैं। वो कनाडा से लेके ब्राजील तक, ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया कि जी जो बोल्सोनारो है जो फॉर्मर प्रेसिडेंट था ब्राजील का, उसको जो है वो केस उसके खिलाफ चार्जेस ड्रॉप किए जाएं। पनामा को ये कह दिया कि ये जो पनामा कनाल हमने तुम्हें दी थी ये इसलिए नहीं दी थी कि तुम चाइना को आगे दे दो, हम ये भी वापस लेंगे। तो बेसिकली तो सही मानों में देखा जाए तो जो मॉनरे डॉक्ट्रिन है वो ये है कि अमेरिका के अंदर नॉर्थ अमेरिका
बैक एंड साउथ अमेरिका के अंदर ये बताना चाहता है कि ये उसकी रिट को कायम किया जा रहा है। फिर चाइनीज बहुत ज्यादा ऑयल लेके जा रहे थे। ट्रम्प साहब जो हैं वो डी डॉलराइजेशन के हवाले से बड़ा कंसर्न्ड है। आपको याद होगा कि ब्रिक्स की जब मीटिंग हुई तो इन्होंने कहा कि ये बंच ऑफ कंट्रीज है, ये डॉलर को कमजोर करना चाहते हैं, और जो तेल चाइना वेनेजुएला से खरीद रहा था वो युआन में खरीद रहा था, वो कोई डॉलर में तो नहीं जा रहा था। तो ये डॉलर बहुत सारी ऐसी चीजें डॉलर की तो जो वो तेल भी वैल्यू कम हो रही थी उससे। जी, डॉलर की वैल्यू भी कम हो रही थी, डी-डॉलराइजेशन हो रही है, तो वो समझते हैं। और दुनिया में देखें एक चीज़ और उन्होंने एस्टैब्लिश कर दी है, ये जो कुछ उन्होंने किया है, उन्होंने कहा जी ये यूनिपोलर मोमेंट है, दुनिया में कोई और पावर नहीं है इस वक़्त। ट्रम्प साहब ने अगले दिन कहा था कि ये दुनिया जो है ना, हम ही यूनाइटेड नेशंस हैं, ये यूएन वगैरह कोई एग्ज़िस्ट नहीं करती, ठीक है? और उन्होंने कहा दुनिया में सिर्फ G2 हैं, 2 ग्रेट पावर्स हैं, एक अमेरिका है और दूसरा चाइना है। G7 को भी वो नहीं मानते, वो कहते हैं ये यूरोपियंस क्या हैं, ना वो किसी और को माने। दुनिया में देखिए कौन सा मुल्क है जिसने इस पे क्रिटिसाइज किया और बात की हो कि ट्रम्प साहब ने ये क्या किया है। तो मुझे ये लग रहा है कि जो सारे का सारा जो ग्लोबल स्ट्रक्चर है वो बेबस है ट्रम्प साहब और तो अमेरिका के सामने। इस और जंग में डॉक्टर साहब आप चीन को और रूस को कहाँ पे देखते हैं, इस सारी ये जो मामला सारा हुआ है? देखें ये बहुत चीन के लिए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। चाइना जो है ना वो एक बड़ा सा एक रिलक्टेंट पावर है। वो पावर नहीं है जो अपने आप को एक्सरसाइज करेगी अपने इंटरेस्ट के लिए। मिसाल के तौर पे उनका इंटरेस्ट क्या है? कमर्शलाइजेशन। वो बिजनेस करना चाहते हैं, वो कहते हैं जी शेयर्ड ग्रोथ, शेयर्ड डेस्टिनी की बात करते हैं, वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आए मिलके कारोबार करें, बिजनेस करें। बट क्वेश्चन ये है कि चाइना ने अपने कारोबार, बिजनेस और अपनी सप्लाई चेन को प्रोटेक्ट करने के लिए तो बहुत बड़ी मिलिट्री बना ली, लेकिन जहां वो कारोबार करते हैं वो कमजोर होते हैं। अब देखें चाइना ने फॉर एग्जांपल अच्छे भले पैसा इनके साथ कारोबार था, तो लेकिन वेनेजुएला की मिलिट्री तो कमजोर है। तो मेरा ख्याल है कि ये भी चाइना के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि, और फिर यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में सी पैक में की गई, इस तरह लैटिन अमेरिका के अंदर भी BRI की इन्वेस्टमेंट है। तो वो सारे जो रूट्स हैं साउथ अमेरिका में जो चाइना ने बनाए हैं वो सारे कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। वो जो $1 ट्रिलियन की जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है उसके भी कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में इनके साथ कोई भी नहीं खड़ा सिवाय रशिया और चाइना है, तो कोई कंसेंसस वहां पे पैदा नहीं हो सकता। यूनिलैटरली चाइना कुछ नहीं करेगा, किसी मुल्क को चाइना आम उस तरह नहीं कर सकता। वो कहता है जी जो करना है आपने करना है। चाइना डील्स भी बड़ी सख्त करता है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत सारे मुल्कों के लिए सवाल पैदा होता है कि चाइना को दुनिया देख रही है एज एन ऑल्टरनेट, लेकिन चाइना रेडी नहीं है टू कम अप एज एन ऑल्टरनेट, और ना ही चाइना किसी मुल्क के बिहाफ पे अमेरिका के साथ किसी किस्म की कोई जो है वो लड़ाई करना चाहता है। अच्छा, मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब मंजरनामा आगे क्या होगा? यानी ट्रम्प साहब तो ऐलान करते हैं कि भाई हम चलाएंगे, यानी मुल्क को चलाएंगे और वहाँ की मुकामी क़यादत के ज़रिए से चलाएंगे, और वहाँ की जो ओपोजिशन है वो भी उन्होंने भी खुशी मनाई इस पे। क्या वहाँ की ओपोजिशन को, उसमें मुझे वो खातून है जिनको नोबल भी मिला था इस दफ़ा, और उन्होंने फिर मेरे ख्याल में अमरीकी सदर जिनकी बड़ी ख्वाहिश थी उनके नाम भी कर दिया था, उनका क्या किरदार? और मुझे इसमें बड़ा दिलचस्प लगा ममदानी साहब का जो मैंने इसमें देखा, उनका बयान बड़ा ज़बरदस्त था कि वो उन्होंने जिस तरह से इसके ऊपर तनकीद भी की और इसे बुरा भी कहा। वेनेजुएला में क्या होगा अब? नई क़यादत वहाँ पे किस तरह से होगी? ये जो पीछे से लोग मौजूद थे उन्हें आगे किया, अमेरिका ऑपरेट कैसे करेगा? मेरा सवाल ये है। देखिए पहली बात तो ये है कि ये हो नहीं सकता कि ये कहा जाए कि ये एक इनसाइड जॉब है। ये वेनेजुएलन मिलिट्री के लोग बिके हुए थे जिन्होंने देखे ना, मतलब टोटल 1.5 घंटे का ऑपरेशन करके उनकी फौजें आई हैं और उन्होंने कुछ जगह हमले किए हैं और वो प्रेसिडेंट के बेडरूम से उनको निकाल के ले गए। तो ये हो नहीं सकता कि रात के 2 बजे अगर वो प्रेसिडेंट के बेडरूम में जाएं और आगे से रेजिस्टेंस कोई ना हो और उनको कोई वो पहुंचने दिया जाए। तो इट मीन्स कि उनका जो इनर सर्कल था जो वेनेजुएलियन मिलिट्री का, जो कि प्रेसिडेंट के करीब था, वो कॉम्प्रोमाइज था। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि जिस कॉन्फिडेंस से ट्रम्प साहब ने कल बात की कि हम इसको चलाएंगे
और वहाँ पे हम कंपनीज लेके जाएंगे। मुझे लगता है कि ये जिन मारिया का आप जिक्र कर रहे हैं, जिनको नोबेल प्राइज मिला था, अब क्या है जी, इलेक्शन करवाए जाएं। एक ऑप्शन ये है कि क्योंकि इन्होंने इलेक्शन अभी रिसेंटली हुए थे वो रिग किए थे, तो जो अपोजिशन थी उनको हुकूमत दी जाए, और जो भी नया सेटअप आएगा वो प्रो अमेरिका होगा, और उस तरह उसकी अप्रोच जो है वो अमेरिका के हक में होगी। और फिर दूसरी ये भी बात देखनी है कि ये 3 साल जारी बात है, ट्रम्प साहब अभी मौजूद हैं, तो वो बहुत कुछ जो है वो चेंज करना चाहते हैं। तो मेरा लगता ये है, एक ऑप्शन तो ये है कि दोबारा इलेक्शन हो, दूसरा ऑप्शन ये है कि वहां पे जो अपोजिशन है उसको हुकूमत मिल जाए, तीसरा ऑप्शन ये है कोई रेफरेंडम हो जाए, नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा लेकिन जाए। जो कुछ भी होगा ये डिपेंड करता है प्रो यूएस सेटअप होगा, जो भी होगा। जी, और वो कहते तो यही है ना, उन्होंने कल भी वार्निंग दी है, उन्होंने कहा कि अगर मदुरो के साथ ये हो सकता है तो जो बाकी लोग बैठे हैं उसके साथ भी हम ये कर सकते हैं। तो ये चीज ना समझें कि हम ये दोबारा रिपीट नहीं इस कर सारे सकते। तो मेरा मंजरनामे ख्याल ये है कि मैं आपसे ईरान का भी सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे भी अभी कोई थ्रेट मौजूद है, क्या अभी क्या चल रही हैं चीज़ें? देखिए, वहाँ पे आजकल क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो ट्रम्प साहब ने कहा है जी कि अगर वहाँ पे गोली चलाई गई तो हम डायरेक्टली इंटरवीन करेंगे। तो मुझे लगता है कि ईरान वो कोई इतने लंबे तो शायद ना प्रोटेस्ट जाएँ, वो उनको मैनेज करने की कोशिश करें। ईरान भी अपने आप को थोड़ा खोलने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज़ मल्टीपल फ्रंट्स पे नहीं लड़ सकते। वो इज़राइल के साथ भी लड़ रहे हों, वो अमेरिका के साथ भी, वो घर में भी अपनी जो उनका ख़ास जो कॉन्सेप्ट है मज़हब का, उसको भी इन्होंने चलाना है। फिर महँगाई बहुत है, इन्फ्लेशन है, बिज़नेस ओपनिंग नहीं है, तो वो बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने भी हैं। फिर उनका जो रीजनल सारे का सारा जो नेटवर्क था, जो रेजिस्टेंस फोर्सेस का, वो सारे का सारा टूट गया। तो मेरा ख्याल है कि ये सिचुएशन उस हद तक तो ना जाए, ये मैनेज कर लेंगे फॉर अ मोमेंट, बट इनके लिए ऊपर क्वेश्चन है कि क्योंकि कोशिश दोबारा की जा रही है कि ट्रम्प साहब को ईरान में दोबारा एंगेज किया जाए। एक अटेम्प्ट ये आ जाए कि ट्रम्प को कहा जाए, इज़हार कर रहे हैं कि शायद ये कोई हो सकता है कि वहाँ पे भी कुछ कर दें जिस तरह से पहले से हुआ मामला। यस, यस, ये भी बातें हैं। जैसे आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि हमें पता है कि ईरान के जो आयतुल्ला खामनाई कहाँ बैठे हुए हैं, मैंने खुद मना किया था इज़राइल को उनको हिट ना करें। तो ऐसी भी ऑप्शंस हैं, क्योंकि ट्रम्प बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। देखें, मतलब नोबडी एवर थॉट कि वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले आएंगे, या वो किसी और मुल्क के साथ भी ऐसे कर सकते हैं। और देखें, दुनिया के किस मुल्क के बारे में उन्होंने कुछ 6-8 मुल्कों में तो अभी तक बम्बार्डमेंट भी कर दी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये डिपेंड करता है कि इनके इंटरेस्ट क्या है, और पर्टिकुलरली मिडल ईस्ट में, जैसे वो सोमालीलैंड जो एक नया मुल्क बना है सोमालिया के अंदर से, उसको इजराइल ने रिकॉग्नाइज कर लिया, अमेरिकन वहां पहुंच गए हैं। तो बहुत कुछ वो मिडल तो ईस्ट के डॉक्टर साहब अंदर भी कर रहे हैं। और आउट ऑफ इस सब में अगर ये सब कुछ छिड़ जाएगा 2026 में, तो वो नोबेल इनाम के लिए दोबारा से अपने आप को नामजद करवाना चाहेंगे इस सारी सिचुएशन में, क्योंकि वो तो अमन के ऊपर मिलना था। तो ये सारी सूरत वो तो कह रहे हैं कि मैंने तो जंगें बंद कराई हैं, मुझे कोई बंदा लिफ्ट ही नहीं करा रहा। वो तो ये कह रहे हैं कि मैंने तो जंगें बंद करवाई हैं, मुझे कोई नॉमिनेट ही नहीं कर रहा। तो वो ज़ाहिर बात है, बड़ा मुश्किल है कि उनको नोबेल प्राइज़ मिले, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो खुद बोलते रहते हैं। सो ये कहना कि नोबेल प्राइज़ मिलेगा बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, वो लॉबिंग कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो आउट ऑफ द बॉक्स जाना चाहते हैं। वो मिडल ईस्ट हो, वो लैटिन अमेरिका हो, 2026 में बहुत कुछ होने की तवक्को की जा सकती है अगर इस तरह से ट्रम्प सोच रहे हैं तो। देखिए, उनके पास 3 साल हैं और उन्होंने अपना एजेंडा इंप्लीमेंट करना है, और उनका एजेंडा बड़ा रेडिकल है। तो ये आप समझ लें कि दुनिया के अंदर बहुत कुछ होने वाला है, और उनको कोई रेजिस्टेंस अभी तक तो किसी ने नहीं दिखाई। और इस वाक़े पे पूरी दुनिया में रद्द-ए-अमल क्या आया डॉक्टर साहब? कोई खास नहीं, स्वाए देखें, वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोप खामोश है, फ्रांस ने खुल के सपोर्ट किया है, बरतानिया ने कहा जी हमें तो पता ही नहीं था, ये हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, यूरोप ने कहा हम सिचुएशन देख रहे हैं, इंडिया भोला ही नहीं है, चाइना और रशिया के अलावा तो यहाँ ईरान 3 बड़े मुल्क हैं इसका मतलब जो बोले हैं, नहीं मिली। नहीं, कोई मज़ामत नहीं है। किसी ने पाकिस्तान ने कोई कमेंट किया? मेरा ख्याल है अभी तक पाकिस्तान की कोई स्टेटमेंट इस वाले से ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह से आलमी मंजरनामा हमारे सामने रखा, बड़ी आसानी से समझाया, और ये दिलचस्प बात भी है अपनी जगह पे कि जब इंटरनेशनल लॉज की इस तरह से बिल्कुल उनको पांव तले रोंदा जा रहा हो,
तो पूरी दुनिया और मगरिब खामोश हो। जिस तरह से घसीट के ले जाया गया उन्हें, जिस तरह से अब वो अमरीकी तहवील में, इस पर अभी तक खुलकर 2-3-4 ममालिक के अलावा किसी ने बात नहीं की, पूरी दुनिया खामोश है। तो 2026 जो है वो इस हवाले से भी, और आगे जो 3 साल इसलिए अहम है कि अमरीकी सदर ट्रंप जो हैं वो अमरीकी आइन के मुताबिक इसके बाद दोबारा सदर नहीं बन सकते, तो वो अपना जो उनकी ख्वाहिशात हैं वो नाफिज़ुल अमल करके जाएंगे। देखिए आगे चलकर क्या होता है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जो सियासी मंजरनामा है पाकिस्तान का उस पर बात करते हैं कि सोहेल अफरीदी साहब जो कह रहे हैं वो कैसे करवाएंगे और किस तरह मफाहमत की बात और फिर मज़ाहमत की बात। वेलकम बैक। सोहेल अफरीदी साहब ने फिर एक एक्स पे अपनी पोस्ट की और उसमें लिखा कि स्ट्रीट मूवमेंट ही चलाऊंगा, और मेरे बयान को शायद सियाकुस बाग से दूसरी तरह देखा गया है। जो मुज़ाकरात की हम बात कर रहे थे उसी पे देखेंगे, और इसके साथ साथ पंजाब के बाद सिंध का दौरा, इस हवाले से उनके जो इतलात के वज़ीर हैं उन्होंने भी ये बात की कि जी उन्हें वहाँ से फ़ोन भी आया, उन्हें वेलकम किया गया है। अब पंजाब के बाद सोहेल अफरीदी सिंध जा रहे हैं और वहाँ पर भी डेफिनेटली पॉलिटिकल एक्टिविटी करेंगे। फिर स्ट्रीट मूवमेंट जिसका हुक्म दिया गया, ये कैसे चलेगी, मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे, और मफाहमत के बयान के बाद अचानक मज़ाहमत, कुछ तब्दीली तो नहीं आई। इसी पे बात करेंगे। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हमारे साथ हैं, आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अहमद उवैस साहब हमारे साथ हैं, आप रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जनाब अहमद उवैस साहब, ये जो पहले तो हम सोहेल अफरीदी साहब की स्टेटमेंट को इस तरह से देख रहे थे और हमें लग रहा था चीज़ें बेहतर हो रही हैं, चूँकि इसके साथ ही राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान आ गया था कि 5 बड़े बैठें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। उसके साथ साथ नेशनल डायलॉग कमेटी भी एक है, फवाद चौधरी साहब और बाकी जो दीगर अहबाब हैं। तो हम तो कुछ पॉजिटिव चीज़ों को इस तरह से देख रहे थे। अभी फिर सोहेल अफरीदी साहब की ये एक्स पे पोस्ट आ गई, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन नहीं है? ये कन्फ्यूजन कैसे दूर होगी कि तहरीक इंसाफ बिल्कुल क्लियर है कैसे बात करनी है, मुज़ाकरात कैसे होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल क्लियर हैं आप भी। बात यह है कि जब तक कोई उनको बाज़ाब्ता तरीके से पीटीआई को कोई ऑफ़र नहीं आती, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट को ऑलवेज़ मैग्नेनिमिटी दिखानी होती है और इसमें मामलात शुरू हो जाते हैं। और उसकी आपको मैं बताऊं बहुत बड़ी मिसाल जो है, आपको रिसेंट पास्ट में देखेंगे तो भुट्टो साहब के जब बड़े शदीद हंगामा आराई शुरू हो चुकी थी और उसकी बुनियाद जो थी वो भी इलेक्शन के रगिंग थी, लेकिन उन्होंने एक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उन शदीद किस्म के जो एजिटेशन थे उसके अंदर उन्होंने TOR बनाई और बाकायदा एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उन्होंने ऑफ़र किया अपोजिशन को कि आओ बैठो हमारे साथ बातचीत करो इन सारे डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस के ऊपर, और बातचीत शुरू हो गई। डे टू डे होती थी, भुट्टो साहब खुद बैठते थे उसके अंदर, मुफ्ती महमूद साहब हेड करते थे उधर दूसरे ग्रुप को। तो मसला ये है कि जब तक उनको आप ऑफ़र नहीं करेंगे वो अपना स्टांस कैसे बदलेंगे? आप ऑफ़र करेंगे, जब टेबल पे आ जाएंगे तो देखिए आपकी तब्दीली आएगी और यकीनन आएगी। बात यह है कि ये अब बॉल जो है ये हुकूमत के जो है साइड पे है, इसको इस्तेमाल करें और वक्त को देखें कि आपको स्वाय नुकसान के फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ। फ़ायदे की शक्ल आप ज़ुबानी कितनी बात कर लें, लेकिन आप ये देखिए कि मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट हुई है? नहीं हुई। कोई भी इन्वेस्टर जो है वो अनसेफ पोजीशन में जाके इन्वेस्ट नहीं करेगा कभी भी, वो चाहे हुकूमत कोई और गवर्नमेंट हो, कोई और मुल्क हो या कोई इंडिविजुअल हो। वो हर आदमी अपने सरमाया को सिक्योरिटी चाहता है। तो हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये हमें स्पेल तोड़ना चाहिए। एक दफ़ा ये स्पेल ब्रेक करेंगे और कोई हुकूमत का कभी भी जो है वो ये कहिए कि जी हुकूमत को है वो नीचे हो जाएगी या उसको झुक जाएगी, कभी ऐसा नहीं। हुकूमत के पास इतनी स्ट्रॉन्ग मशीनरी होती है, पावरफुल, और इसलिए उसको मैग्नेनिमिटी दिखानी है सारी दुनिया में। तो मैं कोई सिर्फ पाकिस्तान को सामने रख के बात नहीं कर रहा। मैंने भी सारी दुनिया की हिस्ट्री देखी है, मौजूदा हालात में इधर उधर बातचीत जब भी होती है तो क्योंकि हुकूमत के पास आपको पता है बहुत ताकत होती है, और अब जो यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, एक एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मिल के बहुत ताकतवर है। तो अगर बातचीत के लिए ये ऑफ़र करेंगे और बाज़ाब्ता तरीके से करेंगे ऑफ़र और बैठ के बातचीत करें खुले ज़हन के साथ, यकीनन किसी नतीजे में पहुँच जाएंगे। ठीक है, मेरा तो ये ख्याल है। इसलिए सोहेल अफरीदी साहब की बातों को इग्नोर करें। जी ठीक है, कर देते हैं इग्नोर, बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं।
अपना मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब, अहमद उवैस साहब ने जो बात की है, उन्होंने कहा भाई खुले दिल के साथ हुकूमत को आगे बढ़ना चाहिए, कोई ठोस कोई हमें ऑफ़र करें, कोई हमें गले से लगाएं, हम बात करना चाहते हैं। और फिर मैं चूँकि बार बार हवाला दे रहा था सुहेल अफरीदी साहब का, तो उन्होंने कहा फ़िलहाल आप उन्हें इग्नोर करें, जो बात हम कर रहे हैं वो सुने, यानी हमारे साथ बैठें। तो मसला क्या है? हुकूमत के पास तो गुंजाइश ही गुंजाइश है। देखिए, अगर हम ये बात करें कि हम कहें कि जो पंजाब के वज़ीर आला हैं, अगर वो तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला के ऊपर उसको सूबे में दाखिल ना होने देती और उनके ऊपर वहाँ पर पाबंदियाँ लगा दी जाती और उनको इस तरीके से घूमने फिरने ना दिया जाता और उनके वहाँ पर लोगों को गिरफ्तारियाँ की जाती, उनको वहाँ से पकड़ के किसी पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया जाता, तो फिर अगर अहमद उवैस साहब की ही बात को अगर हम देख लें तो फिर क्या उस वक़्त हुकूमत की तरफ से जो इक़दामात हम कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब की जो एक्शन थे उसको, उसकी जो ओनरशिप है उसको डिसओन किया जा सकता था हुकूमत की तरफ से? यही कहा जाता है ना कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनके एक्शंस की वजह से या उनके इक़दामात की वजह से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे, ये तहरीक इंसाफ का आर्गूमेंट होना था। अब वही सूरत हाल जो है यहाँ पे सुहेल अफरीदी साहब की है कि वो एक तहरीक इंसाफ के जो जिस सूबे में उनकी हुकूमत है उस सूबे के वज़ीर आला हैं और वो बहसीयत वज़ीर आला वो जो बयानात दे रहे हैं, जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो इक़दामात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो एक जारहाना अंदाज अपनाए हुए हैं, इस अंदाज की मौजूदगी में और साथ में ही उनका जो सोशल मीडिया है वो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया और तो और किसी को भी बख्शने के लिए तैयार नहीं है। वो इक़दामात जो इसके लिए अपना आपस में बातचीत के लिए, मुज़ाकरात के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन इक़दामात या उन बातचीत से हट के जो सोशल मीडिया वो एक अपनी मंतक निकाल के बैठा हुआ है, वो हर एक को किसी को बख्शने के लिए तैयार ही नहीं है, चाहे वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप हो या मुस्लिम लीग नून के लोग हों या हुकूमती इत्तेहाद के लोग हों, वो किसी को किसी सूरत में बख्शने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये सूरत हाल है कि एक तरफ सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ का आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, दूसरी तरफ उनके वज़ीर आला आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं, तो हुकूमत से वो किस तरह से समझ सकते हैं बातचीत करने की बात जो हो रही है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपने मुज़ाकरात करने होते हैं, आप टेबल पे बैठते हैं, माना एक मिसाल है कि भाई तारे मांगोगे तो या चांद मांगोगे तो तारे मिल जाएंगे या तारे मांगोगे तो चांद मिल जाएगा, कि बड़ा बड़ा मांगना शुरू करो, हमेशा डिमांड हाई रखो, तो फिर कहीं इन बिटवीन कोई चीज़ जो है वो मिल जाती है। लेकिन जो डिमांड्स यहाँ पर रखी जा रही हैं, मैं सुन रहा हूँ तहरीक इंसाफ की तरफ से कि वो री इलेक्शन की बात करते हैं, वो गवर्नमेंट को कहते हैं कि आप स्टेप आउट कर जाएं, वो साथ में कह रहे हैं ये सारा प्रोसेस जो है इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दें और फिर ये हमारे जो हैं की बेसिकली पॉइंट्स हैं मुज़ाकरात के, तो मुझे ये बताएं कि ये मुज़ाकरात इन पॉइंट्स पे हो सकते हैं? तो नॉन प्रैक्टिकल किस्म की जो गुफ्तगू है वो शुरू में उसका जो है उसकी बुनियाद रख दी गई है वज़ीर आला, सोशल मीडिया और जो डिमांड लिस्ट है, ये तीनों चीज़ें मिल के मुज़ाकरात को कामयाबी की तरफ लेकर नहीं मुझे चलती नज़र आ रही। तो इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को एक तो अपनी जो लिस्ट है, डिमांड लिस्ट, उसको रिव्यू करना चाहिए, दूसरी तरफ उनको अपने वज़ीर आला जो हैं उनको कहना चाहिए कि वो ज़रा धीमे मिजाज से मामलात को आगे लेके चलें और दूसरे सूबों में जाके जहाँ पर हुकूमतें मौजूद हैं दूसरी जमातों की, वहाँ पर जाके ऐसी सूरत हाल पैदा ना करें कि जहाँ पर ये मुज़ाकरात का जो माहौल है वो मज़ीद बिगड़े या ख़राब हो जाए। और तीसरी सबसे अहम बात यह है कि ये अपने सोशल मीडिया स्टॉलवॉट्स जो हैं या इनके जो वीलॉगर्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान के अदारों पे कभी हमला कर रहे हैं, कभी वो यहाँ की सियासी जो क़यादत है उस पर हमलावर हो रहे हैं और कभी वो तहरीक इंसाफ की अपनी ही क़यादत पे हमलावर हो रहे हैं, उन सोशल मीडिया के जो एलिमेंट्स हैं उनको कंट्रोल वो तहरीक इंसाफ के कंट्रोल में नहीं है। अगर तो जी वो तहरीक इंसाफ के कंट्रोल में नहीं है जो बाहर बैठे हुए हैं, वो तो इनको भी बुरा भला कहते हैं, वो आपको भी कहते हैं, वो तो किसी को माफ़ नहीं करते। देखिए ना, बात यह है कि अगर तो उनके एक्शंस जो हैं, जो भी वो बातचीत कर रहे हैं, या तो वो इनके खाते में ना जा रही हो, जो भी बातचीत कर रहे हैं वो सारी की सारी जो है वो इनके
तहरीक इंसाफ के ऊपर जा रही है, लोग बुरा महसूस ये नहीं कर रहे कि ये वो इनके कंट्रोल में नहीं है, लोग ये महसूस कर रहे हैं, अदारे ये महसूस कर रहे हैं कि ये सब कुछ तहरीक इंसाफ ही करा रही है, इनकी क़यादत ही करा रही है। ठीक हो गया। मतलब इस सूरत हाल में मुज़ाकरात के लिए आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। अहमद अवैस साहब, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, अब गुफ्तगू आपने सुन ली, डिमांड लिस्ट अपनी बेहतर कर लें, सीएम साहब वाली बात, सोशल मीडिया वाली बात, ये क्राइसिस हैं। देखिए बात में सवाल ठीक है, वो पंजाब में आए, पंजाब में उनको अलाउ किया, अच्छी बात हुई। अब बहुत सारी बातें, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत सारी बातें आपको इग्नोर करके ना, आप डिमांड में अगर आप पहले प्री कंडीशन रख देंगे ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में 2 दफ़ा बात करते हुए कहा कि जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं, साथ ही अगला फिक्रा बोल दिया जी ये 9 मई की माफ़ी मांगे। तारड़ साहब ने कह दिया जी माफ़ी मांगेंगे नहीं तो हम बात नहीं करेंगे। जब ये रवैये होंगे तो फिर बातचीत नहीं हो सकती। इस तरह से तो फिर डिमांड उधर से भी आ जाएगी और डिमांड आ जाएगी कोई। ये बातों को इग्नोर, देखिए आपको मैं बताऊं, ये अभी प्री कंडीशन की बात करते हैं ना कि ये पीटीआई ने कहा जी क्या इलेक्शन जो है वो उसको रिगिंग, दोबारा इलेक्शन करवाए जाएँ, हुकूमत बदल दी जाए, फलां हो जाए फलां हो जाए। लेकिन राजा साहब आप एक बात याद रखिएगा कि आपको याद होगा कि ये पिछले साल जब मुज़ाकरात शुरू हुए थे और पहली नशिस्त हुई थी दिसंबर के अंदर और दूसरी नशिस्त हुई थी 2 जनवरी 2 जनवरी को, और 2 जनवरी इन दोनों जो इनकी मीटिंग हुई थी और वो स्पीकर के चैम्बर में हुई थी। आपको याद है कि बगैर मुतालबात की गई थी पूरी टीम। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जब आप अक्रॉस द टेबल बैठते हैं ना तो फिर अब मामला तो और होते हैं। जब आप बाहर हैं तो आप भी आज़ाद हैं, ये भी आज़ाद हैं। आप आज़ाद नहीं हैं, आपके पास हुकूमत है, इसलिए आपको बहुत सारी बंदिशें हुकूमत की हैं। ऑपोजिशन तो बिल्कुल आज़ाद होती है जब ऑपोजिशन में है, वैसे बंदे अंदर हैं उनको मार पड़ रही है, उनके साथ बदसलूकी हो रही है, फंडामेंटल राइट्स का पाकिस्तान में तसव्वुर कोई नहीं रह गया, जुडिशरी ख़त्म कर दी गई है, आइन का हुलिया बिगड़ गया, रूल ऑफ लॉ नहीं है। ऐसे हालात में तो ज़्यादा आपको तवज्जो देनी है कि ये मामला को सीधे रास्ते पर ला के कहीं इस मामले को ख़त्म किया जाए, और ये बातें उस वक्त देखी जाएंगी। वरना मैं आपको इसीलिए बड़ी मिसाल दी है कि अगर यही आप कहते हैं कि ये इनकी कंडीशनें थी, अगर इतनी इनकी कंडीशन थी तो जब ये वहाँ पे गए बात करने के लिए तो ये क्यों ना कंडीशन अपनी वो मुतालबात लेकर गए, बगैर मुतालबात के चले गए खुले दिल से। आप कह रहे हैं कि आप लोग आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन इसीलिए मुतालबात नहीं लेके गए थे। मैं बिल्कुल बढ़ना चाहते थे, बातचीत करना चाहते थे। ये आपकी इस बात को इग्नोर कर देंगे अहमद अवैस साहब ये, लेकिन आपके सोशल मीडिया पे जो बातें हैं सिर्फ इन्होंने इग्नोर नहीं करना, एक स्टेक होल्डर इदारे भी तो है ना जिनको गालियां पड़ रही हैं, रोज गालियां दी जा रही हैं। ये सवाल ये है, देखिए बात सुनिए ना, स्टेक होल्डर जो सोशल मीडिया पे हैं वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। देखिए ना, अगर हम कहें कि ऑपोजिशन जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है और हुकूमत और डिपार्टमेंट, मिलिट्री इंटेलिजेंस और बेतहाशा डिपार्टमेंट हैं कंसर्निंग, वो सब मिलके अगर उसको कंट्रोल नहीं कर सके तो ये ऑपोजिशन कैसे कर सकती है? क्या वो इनके मैंडेट को मानेंगे कि ये जेल में बैठे हुए एक आदमी ने कह दीजिए बंद कर दो तो वो बंद कर देंगे? वो लोग अपने आप लगे हुए हैं। इसलिए जो आपके पीटीआई के या खान साहब के जो अकाउंट से हो रहा है, कम से कम आप उसको तो रोक सकते हैं। वो इनके खान साहब के कोई कंट्रोल में है? वो किसके कंट्रोल में? एक बंदा जो 2.5 साल जेल में बैठा हुआ है, मेरी बात सुन, देखो जो एक हकीकत को तो मान लें आप, वो जेल में एक बंदा 2.5 साल से है, उसके अकाउंट चला तो कोई और रहा है, वो कैसे उसको वो उनके कहने पे रुक जाएगा? वो कहेंगे ये करो। जब एक बात दूसरे को मैं कन्वे करता हूँ और वो दूसरा उसको अपने हिसाब से लिखता है तो बात क्या से क्या बन जाती है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि खान साहब की कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रही करने का? बिल्कुल नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं है। इस वजह से कंफ्यूजन है। मैं बहुत दफा जाके जेल में, एक बात सुनिए, मैं जेल में बहुत दफा मिला हूँ खान साहब को, और इमरान खान को जेल में जितनी दफा मिला हूँ, मेरे साथ और भी जो इनके जो टॉप लीडरशिप है उनके लोग मिलते रहे। अंदर एक कागज का पुर्जा नहीं जा सकता, एक पेंसिल लिखी हाथ में आप लेके नहीं जा सकते ताकि कोई चीज़ लिख ना ले, कोई हाथ में ना लिख ले, कोई कैसे ना लिख ले, और वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, सर्वेलेंस है इतनी, तो कहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं हो सकती। स्वाइप प्लेजेंटरी के लिए जी आप ठीक है, ये बात है, क्या हो रहा है बाहर, ये हो रहा है, इसके अलावा वहाँ पे
कोई चीज़ सीक्रेटली डिस्कस ही नहीं हो सकती। तो वहाँ पे आप कैसे सोच सकते हैं कि वहाँ पे कोई बड़ी बैठ के डेलिब्रेशन यही बात पूछते हैं रांझा साहब से ना अहमद अवैस साहब। ये बात तो वैसे दुरुस्त है कि 1 साल पहले मुझे भी उनके पास जाने का मौका मिला, तो अंदर तो आपको पेंसिल तक ले जाने की इजाज़त नहीं है, कागज़ तक ले जाने की इजाज़त नहीं है। जेल में बड़ी सख्त चेकिंग होती है अडयाला में। तो रांझा साहब वो कह रहे हैं असल में मसला ये है खान साहब की कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। वो तो चाहते हैं कि उनके अकाउंट पर ये चीज़ें ना हों, वो तो ये इन सब को रोकना चाहते हैं, लेकिन आप उनकी कोई बात ही नहीं बाहर आने देते, मुलाकात ही नहीं होने देते। देखिए ये आप मुझे ये बताएं कि ये या तो ये बहुत मासूम समझते हैं हुकूमत में बैठे हुए लोगों को, या एक आम आदमी को पाकिस्तान के को कि वो ये इस बात पे यकीन कर ले कि वो जो इनका अकाउंट है वो अकाउंट अब एक ख़ुद फैसले करने वाला एक ऐसा मैकेनिज़्म बन चुका है जो कि खान साहब के भी कंट्रोल में नहीं है। यही हम बात समझ रहे हैं ना कि खान साहब को जो अकाउंट है गुफ्तगू से तो वो अब इनके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं जी? इस तरह तो नहीं होता ना। आप फेयर बात करें, आप ना बनिए आप, लेकिन जो हकीकत है वो बताइए मैंने। नहीं, जो अहमद अवैस साहब के नॉलेज में है रांझा साहब, अहमद अवैस साहब एक बड़े संजीदा आदमी हैं। मैं उनको बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे बड़े हैं, मेरे कुलीग, मतलब लॉ के प्रोफेशन में मैं इनके साथ वकालत भी करता रहा हूँ और मैं इनकी बड़ा एहतराम करता हूँ। वन ऑफ द वेरी सेन वॉइसेस ऑफ पीटीआई। लेकिन मैं एक बात वैसे कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो सूरत हाल है कि इस तरह नहीं चलेगा। देखिए इस तरह मैं आपको बता देता हूँ, आप कहें कि 9 मई की आप माफ़ी जो है वो आप मांग लें, तो भाई बात यह है कि हम आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। देखिए 9 मई एक ऐसा सान्या हुआ है इस कौम के साथ, एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को नुकसान हुआ है, जमहूरी अदारों को नुकसान हुआ है। इस वक्त ये अदारे को इनसिक्योरिटी की एक ऐसी स्टेज पे लाकर खड़ा कर दिया 9 मई के वाक़या ने कि आगे आने वाले वक्त में जो सारी हिकमत अमली थी अदारों की वो बदलना शुरू हो गई कि ये मामलात इस नौबत तक पहुंच सकते हैं। तो नुकसान ये तहरीक इंसाफ का 9 मई नहीं था, लेकिन अब बात ये नुकसान सबका इन्होंने कर दिया। इस तरह सुलह नहीं होती, सुलह हमेशा झुकने से होती है, अपनी गलती मान लेने से होती है। ठीक है, अपनी गलती तस्लीम कर लेने। कमेंट ले लें अहमद अवैस सबसे, फिर मैंने वक्त ख़त्म हो रहा है। ये कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत अनइलेक्टेड बंदों की मेजॉरिटी के साथ अब बैठी हुई है। कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान का जो अब आइन का हुलिया है उसमें ना जुडिशरी है, ना रूल ऑफ लॉ है, ना जमहूरियत है। कौन नहीं जानता कि अगर आप माफ़ीनामे के ऊपर आते हैं तो अच्छी बात है, अपनी बुराई कोई हो गई है तो उसकी माफ़ी मांगना कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर माफ़ियों के ऊपर बात आते हैं तो इस 9 मई के वाक़े से 100 गुना बड़ा वाक़या सुप्रीम कोर्ट पे हमला था। आप उसकी माफ़ी मांग रहे हैं, ये इसकी माफ़ी मांग। ठीक है, ये बात तो फिर बहुत दूर तक निकल जाएगी अहमद अवैस साहब, ये तो दूर तक निकल जाएगी। हमें भुलाना पड़ेगा पास्ट को, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, हमें पास्ट को भुला के आगे चलें। अहमद अवैस साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने शो के लिए वक्त दिया। मोहसिन शाह और रांझा साहब आप दोनों ने वक्त दिया। बिल्कुल हमें पास को बुला के आगे बढ़ना है, तभी जाके पाकिस्तान के मामला बेहतर हो सकते हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो स्टूडियो में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी तजियाकार। जो ये सारी सूरत हाल है, कुछ अफवाहें गर्म होती हैं, सूबों के अंदर जो मामला चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं, मरीम नवाज़ साहिबा पे तनकीद है, तो ख़बर क्या है, ख़बर पे बात करेंगे जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब से। वेलकम बैक। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। ये मुज़ाकरात की जो बात है बनेगा क्या मलिक साहब? वज़ीर आला तो फरमाते हैं कि वो आर्मी चीफ से भी मिलेंगे, बात करने के लिए भी तैयार हैं, हालात बदलने के लिए भी तैयार हैं। बज़ाहिर बयानात से तो ऐसे लगता है जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा 5 बड़े बैठ जाएँ मसले हल हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल है क्या? सोहेल अफरीदी साहब सबसे मिलेंगे। ये जो शुरू में लोगों को था ना जी कि जनाब सोहेल अफरीदी साहब को बिल्डोज़र लाने वाले हैं और अडियाला जेल की दीवार गिरा देंगे और इमरान खान साहब को रिहा करवाएंगे, फिर वो ईवान वज़ीर आज़म में ले जाएंगे, वज़ीर आज़म बना के बिठा देंगे। ये इमोशंस की बातें हैं, पाकिस्तान में ये इमोशंस की सियासत चलती है, इसलिए एक माहौल ऐसा बना हुआ था। सोहेल अफरीदी साहब सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्हें वहाँ पे
कोऑर्डिनेशन करनी है वहाँ की जो साथ इदारे हैं उनके साथ भी, इंटेलिजेंस के साथ भी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, तो जिसका इजहार उन्होंने कर भी दिया है कि मैं तो वहाँ उनके साथ जो है वो बातचीत भी करेंगे। बाकी वो मिलने की अगर ख्वाहिश भी रखते हैं, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब की मिलने की ख्वाहिश की बुनियाद पर इमरान खान साहब से मुज़ाकरात नहीं होने। इमरान खान साहब से अगर मुज़ाकरात होने हैं तो हुकूमत कुछ कोशिश कर देखे, कुछ PTI अपने 2 कदम पीछे ले जाए और इस्टेब्लिशमेंट राज़ी हो। ये 3 चीज़ें हैं जिसमें मुज़ाकरात हो सकते हैं। और ये मुज़ाकरात होते हुए इतना जल्दी मुझे इसलिए भी नज़र नहीं आते कि जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाएगी, ये जो 9 मई के वाक़यात हुए उस वक्त से PTI आज तक इस बयानिए से पीछे नहीं हटी। वो कहती है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, वो कहती है जानबूझ के हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, और ये कहा गया पुलिस ने ये खुद जो है वो उस ज़माने में सब कुछ किया। आप एक तरफ तो इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को इस साजिश का जिम्मेदार करार दे रहे होते हैं कि उन्होंने सब कुछ किया, उसके बाद आप रियायतें भी चाह रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में अब तो जो है वो मुश्किल हालात हैं। PTI के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आ गया है, लोगों को सज़ाएँ हो रही हैं, और जो लोग बाहर बैठे हुए थे, जो एक बयानियाँ बना के बैठे हुए थे, जी फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा कर रहे थे, उनको सज़ाएँ हो रही हैं। अब PTI को तो जो अगर रिलीफ देना है तो इस्टेब्लिशमेंट ने देना है। गिविंग जो है एंड पे वो इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। तहरीक इंसाफ अपने सारे हरबे कामयाब ये उसको आजमा चुकी है। एहतजाज कर लिया, सड़कों पर आए, इस्लामाबाद मार्च कर लिया, और ये उस वक्त से उन्होंने शुरू किया हुआ जब से जो है उन्होंने बाकायदा टारगेट किया मौजूदा आर्मी चीफ को और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को। जब आर्मी चीफ भी नहीं थे उसी वक्त से टारगेट कर रहे हैं ना, आज के दिन तक टारगेट करते चले आए हैं। तो मुझे बताएं इतने टारगेट के बाद आपको आगे से क्या फूल मिलेंगे आपको? तो ये भी तो मसला है कि मेरे ख्याल में जो बाहर बैठे हुए लोग हैं उनके जो बयानिए उससे भी तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचता है। तहरीक इंसाफ अपने बयानिए के इन्फ्लुएंस में आ चुकी है। वो समझते हैं जी पॉपुलैरिटी बड़ी है जी, उन्होंने जो ऐसा मरवाया है ना जी खान साहब को, तो जो है वो उसी के जनाब लोग बहुत निकलने वाले हैं। प्रॉब्लम ये है इस वक्त भी ये जो एक बयानिया बन चुका है कि खान साहब की जो है वो बहुत पॉपुलर हैं। ठीक है, मान लिया खान साहब की पॉपुलैरिटी है, क्या पॉपुलैरिटी इतनी है कि खान साहब को जेल से निकाल सकती है? क्या पॉपुलैरिटी इतनी है कि 10-20 लाख लोग सड़कों पर आ सकते हैं? आज तक तो हमने देखा नहीं है। ठीक है, ये इस तरफ की बात तो हो गई। हुकूमत की साइड पे क्या है? क्या हुकूमत की डिलीवरी से सब ठीक है? ये जो बात आ जाती है कुछ माह बाद कि जी इस्टेब्लिशमेंट नाखुश है, हुकूमत वो एक वंडर बॉय वाली बात भी मेरा नहीं ख्याल, ना कोई वंडर बॉय वाली बात है, आपस की बात है, ना कोई इस्टेब्लिशमेंट की नाखुशी वाली बात है। हाँ, ये बातें ज़रूर हो सकती हैं, अफरादी बाज़ अफराद इनफरादी सतह पर ये बातें ज़रूर करते हैं, और आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। हुकूमत की ये कमज़ोरी वज़ीर ख़जाना से जैसे खुश नहीं है, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। देखें, इंडस्ट्रीज़ बंद होने की और बेशुमार वजूहात हैं। बिजली आपके पास महंगी है, बेशुमार चीज़ें हैं, वो एक चीज़ है नहीं है। इकानमी को आपको सपोर्ट करने के लिए जो जिस किस्म का माहौल बनाने की ज़रूरत है, फ्रेंडली जो है सरमायाकारी, वो नहीं बना पा रहे। उसमें बहुत सारी चीज़ें रुकावटें हैं। ये एक फ़र्द की जिम्मेदारी भी नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकानमी को, आज देख रहे हैं इंडिया की इकानमी से ग्रोइंग इकानमी ज़्यादा बेहतर कहा जा रहा है। तो मेरे ख्याल में तवक्कुआत तो रखती है, इस्टेब्लिशमेंट भी रखती है, आप भी रखते हैं, हम भी रखते हैं, हुकूमत के ऊपर तनकीद भी होती है, लेकिन कोई ऐसा माहौल नहीं बना हुआ। और ना ही कोई वज़ीर आला पंजाब को किसी किस्म की इस हवाले से कोई चीज़ है, कहा गया कि कुछ रिपोर्ट्स बनती हैं जी, ये शाह खर्चियाँ होती हैं, एक ही इवेंट बड़े बड़े महंगे होते हैं, इस तरह की बातें। मेरा ज़ाती तौर पर देखिए, ये बातें ज़रूर हो सकती हैं, कहीं राय भी हो सकती है, कहीं तनकीद भी हो सकती है, लेकिन इस पर कुछ हो नहीं रहा। नहीं, क्या होना क्या है? कोई मुझे तो ना पंजाब हुकूमत कहीं जाती दिखाई देती है, ना वफाकी हुकूमत कहीं जाती दिखाई देती है। अगर कुछ ऐसा होना भी हुआ या कोई अच्छा सोच पाई जाती है जी, कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाए, कोई कौमी हुकूमत आ जाए, कोई निगरान सेटअप आ जाए, वो कब? जब ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। उससे पहले तो कम अज़ कम जो है ना, यानी ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मेरा ख्याल है ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जो है वो PMLN और पीपल्स पार्टी की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो इमरान खान साहब हैं। ये उन्होंने इतनी लड़ाई गंदी लड़ी हुई है कि जिसके नतीजे में इनकी तरफ किसी ने देखना भी नहीं। ये हमारी जो मुलाकात भी हुई काकड़ साहब के साथ भी, भुट्टी साहब के साथ भी, एक सूबों की भी बहस चल रही थी। मैंने कहा आपसे मैं पूछता जाऊँ, ये सूबे बनने चाहिए? कहीं पे ये इशारा किया जाता है भी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है ये सूबे बन जाए। अच्छा, ये भी मेरे ख्याल में एक मिथ है इस्टेब्लिशमेंट के। यहाँ भी जो लोग बाज़ थिंक टैंक्स पाए जाते हैं, बाज़ लोगों की राय पाई जाती है। देखिए, हर जगह पे कहीं ना कहीं सोचा जाता है मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए,
उसमें बाज़ लोग कहते हैं सूबे नए बना लें, बाज़ कहते हैं जी जनाब डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये आप रिफॉर्म्स कर लें, कोई कहते हैं जी ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म्स कर लें, कोई कहते हैं जनाब नहीं जी मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस को बेहतर करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें डिस्कशन में तो हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन ये कि कोई इस्टेब्लिशमेंट ने तय कर लिया कि अगले महीने जो है वो सारे तय कर ले तो एक तरमीमा आ जाए, मेरा नहीं कुछ भी ख्याल हो कोई सकता ऐसे है। सूबे भी फौरी तौर पे बनाए जा रहे हैं, ये मेरा ख्याल है। एक सोच पाई जाती है, इस पे बातचीत हो रही है, इस पे डायलॉग मसाइल काम इस तरह से हो सकते इस हैं तरह अगर हो ये सकता। हो। देखिए दूसरी तरफ दूसरे लोगों की राय भी है, जैसे कि आप बुगटी साहब भी आज एक बात कह रहे थे, आपने सुना, खुद आप मौजूद थे वहाँ पे, कि जनाब अगर आप इस बुनियाद पर तकसीम करेंगे कि जनाब ये बलूचिस्तान में पश्तून आबादी वाला है और ये बलोच आबादी वाला है, तो अगर आप पश्तून और बलोच आबादी की बुनियाद पर सूबे बनाएंगे तो ये डिज़ास्टर होगा, मसाइल मजीद उससे मसाइल मजीद बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप सिंध के अंदर ये करते हैं, देखें आप पीपल्स पार्टी भी पंजाब तकसीम करने की बात करती है, सिंध नहीं तकसीम करते, कहते सिंधु वो देश को यानी उसमें वो नहीं करना चाहते। बिल्कुल तो इसी तरीके से इमरान खान साहब थे, वो भी जो है पंजाब में सूबे बनाने के नारे पर आए थे, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बना के मामला वहीं तो सारे सूबे चाहते हैं कि उनका सूबा तकसीम ना उनका हो, सूबा तकसीम, लेकिन पंजाब में अगर आपने कोई ऐसा कोई तरीकाकार निकालना भी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, जो एक डिमांड मियां आमिर साहब इस पे कोशिश कर रहे हैं कि डायलॉग हो, बातचीत हो, वो भी कह रहे हैं जी कि इस तरह सूबे बना लें कि डिवीजनल हेडक्वार्टर जो है आप उनको सूबों को दर्जा दे दें। अच्छा, अगर आप बलदियाती निज़ाम मजबूत कर लेते हैं, आप डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको मजबूत कर लेते हैं, फिर शायद आपको सूबों की ज़रूरत भी ना पड़े। असल तो मसला ये है कि चीफ सेक्रेटरी साहब अपने इख्तियारात अगर कमिश्नर को दे देंगे कि भाई तबादला करना है तो आपके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने करना है, सेक्रेटरी एजुकेशन ने नहीं करना, तो फिर मामला वहीं हल हो जाएगा, तो सूबों वाला मामला तो वहीं ठीक सेटल डाउन हो सकता है। इसी तरीके से RPO है, अगर पुलिस के कुछ मामला IG साहब अपने इख्तियारात सरेंडर करके RPO को दे दें तो लोग फैसलाबाद में अपने मसले हल करवा लें, वो टोबा टेक्सिंग वाले वहीं पे अपने मसले लेकर चले जाएं, अपने RPO के पास, IG के पास आना ना पड़े। तो ये चीज़ें इस तरह सेटल डाउन की। इख्तियारात हमने यहाँ पे तकसीम नहीं उस तरह से की है, जो हम में से कोई भी शख्स नहीं चाहता कि इख्तियारात तकसीम हो। घर का मर्द भी चाहता है कि जनाब इख्तियारात मेरे पास हों, घर की बीवी चाहती है कि नहीं मर्द मेरा ताबेदार हो, मेरे पास इख्तियारात सारे हों। ये जो मिजाज का मसला है हमारे इस रीजन के अंदर भी कि हम इख्तियारात अपने पास रखना चाहते हैं। अब देखना, एक वज़ीर साहब होते हैं, वो कहते हैं 4 वजारतें मिल जाए मैनू, हाँ जी, यानी वो अपनी वजारत में खुश नहीं है, वो चाहता है 4-5 वजारतें मुझे और भी मिल जाएं। अपनी वजारत में बैठ के दूसरी वजारत के बारे में CM को बता रहा था कि उत्थे भी गलती हो रही, उत्थे भी गलती हो रही, इसलिए कि वो इख्तियारात की इतनी वो होती है, आपको हिर्स होती है कि आप उसके पीछे पड़े रहते हैं। ये मिजाज है, ये ब्यूरोक्रेसी में भी है, ये आपकी इस्टेब्लिशमेंट में भी है, ये आपकी सियासत में भी है, ये आपकी सहाफ़त में भी है। आप क्या नहीं कोई जो बॉस बन जाए, आपका डायरेक्टर प्रोग्राम से डायरेक्टर न्यूज़, उसकी ख्वाहिश होती है एक की खबर मेरे को पूछ के आगे जाए। तो ये मिजाज है हमारा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के शो का वक्त ख़त्म हो जाता है, इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।